है विघ्न कौन ऐसा जग में, टीक सके वीर नर के मग में। खम्भ ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ व्याकरण की पहली कक्षा वर्णमाला लेकर के। स्वागत है आपका AKG क्लासेस में। तो हम चलते हैं व्याकरण की पहली कक्षा वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला, वर्णों का माला। जिस प्रकार से फूल की माला होती है, उसी प्रकार से वर्णों की माला होती है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने निकल कर यह आता है कि ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला है क्या? पहले प्रश्न यही से बनता है। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला की परिभाषा की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हो जाएगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह को, कई बार ऐसे परिभाषा भी मिल जाते हैं वर्णों के समूह को। नहीं, वर्णों के समूह को नहीं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या समुदाय को, या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। व्यवस्थित या क्रमबद्ध का मतलब होता है, क्रमबद्ध का मतलब क्रम से, जिसका नंबर जो है उसी नंबर के अनुसार क्रमबद्धता आनी चाहिए। अगर वर्णों में क्रमबद्धता नहीं होगी तो उसे नहीं कह सकते हैं। जैसे हम कह लें कि क के बाद ख, ख के बाद ग, ये क्या है? क्रमबद्धता इसकी है, ये व्यवस्थित समूह है। जब हम सिर्फ यह बोलते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों का समूह क बोलेंगे, फिर ग बोल देंगे, च बोल देंगे, य बोल देंगे, यह भी एक समूह है, लेकिन यह व्यवस्थित समूह नहीं है। यह कह सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए होता है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। ठीक है, वैसे ही जैसे बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि सूर्य उदय पूरब में होता है, पश्चिम में डूब जाता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है सूर्योदय होता ही नहीं है, धरती घूमती है। ठीक वैसे ही चलिए, क्रमबद्धता का मतलब आप एक यह समझ लीजिए, अल्फ़ाबेट। तो वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को या समूह को या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला के विषय में ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा आगे देख लेते, जैसे हम कर लें, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। चलिए, हलंत लगाना, ऐसा कहा जाता है कि व्यंजन में हलंत लगाना जरूरी हो जाता है। हालांकि बिना स्वर का व्यंजनों का उच्चारण बहुत कठिन होता है, कई लोग तो यह कहते हैं संभव ही नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमने हलंत लगा दिए, क्योंकि अब यह शुद्ध व्यंजन हो गया है। अब इसी तरह के च, छ, ज, झ, ञ, ये सब क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता है। जैसे देखिए, क के बाद ख है, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग, ये इसकी क्रमबद्धता है, ये व्यवस्थित समूह है। चलिए, इसके बारे में हम पर्याप्त मात्रा में बात करेंगे। खैर, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। बात हम करते हैं अब वर्णों के विषय में, कि हम हिंदी जब पढ़ते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों को व्यवस्थित किया गया, मतलब कितने वर्ण होते हैं। इसके संदर्भ में कई बातें चलती हैं। हालांकि आप भी पढ़े होंगे, मैं भी वही पढ़ा हूँ कि वर्णों की संख्या 52 होती है, बिल्कुल होती है। हम भी वही पढ़े, आप भी वही पढ़े। लेकिन मैं अलग अलग विद्वानों की बात करूँ, संस्थाओं की बात करूँ, तो सबकी मान्यता अलग अलग मानते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 52 है, 52 है। लेकिन जब हम
क्या कह सकते हैं, ये कामता प्रसाद गुरु एक बहुत बड़े व्याकरणविद हुए, इसको हम वैयाकरण भी बोलते हैं। उन्होंने कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 नहीं स्वीकार किया है। उन्होंने हिंदी वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या 44 ही स्वीकार किए हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है वास्तविक। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि भी कहा जाता है। आप तो पाणिनि के बारे में जानते ही होंगे, संस्कृत व्याकरण के रचयिता हुए। हाँ, अब हम बात करें तो एक 52 हुआ, एक ने 44 स्वीकार किया। लेकिन जब हम बात करते हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय का, तो उन्होंने बोला कि न 52 है न 44 है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली ने सभी वर्णों की संख्या 46 स्वीकार किया। अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद जब हम इतर जाते हैं तो NCERT ने बोला कि ना न 44 है न 46 है न 52 है, वर्णों की संख्या 55 है। खैर हम उतना उलझन में नहीं जाएंगे, हम ठीक वही पढ़ेंगे जो बचपन से पढ़ते आए हैं 52। बाकी उसके बारे में बात कर लेंगे, कैसे कब कितना कब जोड़ा गया है उसके बारे में। चलिए हम इसके बारे में बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि इसको इतना ही तक रहने देते हैं और बात हम आगे करते हैं। अब हम बात कर लें वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात कर लेंगे और साथ साथ हम इसका उच्चारण स्थान जानते हुए चलेंगे। किन वर्णों को क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान क्या है, कोशिश करेंगे कि इसको सीख लें, ये हमारी जेहन में बैठ जाए। मेरा प्रयास यही है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जब वर्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है। स्वर वर्ण के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आता है स्वर, स्वर वर्ण। ये तो सभी को मालूम होगा स्वर वर्ण की संख्या। खैर हम इसको लिखते हुए इसकी मात्रा के बारे में बात भी कर लेंगे। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन से? तो अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर वर्ण है। गिन लीजिए, गिनती में 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर वर्ण है। अब दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यहाँ है कि इसको सही तरीके से हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, सामान्यतः मैं बात करूं तो किसी से पूछिए क्या लिखा हुआ है, तो आपको उत्तर यही मिलेगा। कैसे पढ़ा जाएगा? सभी यही पढ़ते हैं, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गौ री ए। या कहीं तो लोग इसको एक एकर ऐकर ओकर औकर पढ़ देते हैं, जबकि यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। हमें भी वही सिखाया गया, शायद आपको भी वही सिखाया गया होगा। लेकिन जानिए कि इन वर्णों को, इन स्वर वर्णों को सही तरीके से हम कैसे उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध उच्चारण कैसे हो सकता है। तो हम इसको ओ ना पढ़ करके, कई लोग तो कहते हैं ना इसको अ ही पढ़ा जाता है। अब सोचिए जरा, यदि हम इसको यदि हम ओ पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? प्रश्न तो निकल के आता है ना कि ये ओ है तो ये क्या है? तो बोलेगा औ है, औ। तो ठीक है, वो औ है तो इसको क्या पढ़ेंगे? तब यहाँ इन प्रश्नों के, ये जो तर्कपूर्ण प्रश्न है वो फंस जाते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि ये ओ नहीं है। अगर ये ओ है तो ये औ है, तो ये क्या है? तर्कपूर्ण प्रश्न। इसलिए आप जानिए कि ये ओ है ही नहीं, ये औ है ही नहीं, तो इसका फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि ये ओ नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब फिर से पढ़िए एक बार,
ये ओ नहीं, अ है, आ है, ई। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हर्षई, दीर्घई। हर्षई का मतलब होता है, हर्ष्व का मतलब होता कम, छोटा, और दीर्घ का मतलब बड़ा। इसमें जितना उच्चारण का समय लगेगा, ठीक इसके दुगना इसमें लगेगा, इसके दुगना इसमें लगेगा। इसलिए हम इसको हर्षई दीर्घई पढ़ते हैं। हर्षई दीर्घई नहीं, इसको इसलिए हम इसको शुद्ध रूप से पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये इसका शुद्ध उच्चारण होगा। अब इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, कई बार तो मात्राएं पूछ ली जाती हैं। अब देखिए, अ की कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होती, हम यहाँ लिख देते हैं मात्रिक चिन्ह। मात्रिक चिन्ह। अब ये भी देखिए, कई लोग चिन्ह भी गलत लिखते हैं। बोलिए तो चिन्ह ऐसे लिखते हैं सब, हमने बहुत लोगों को देखा है, जबकि ये गलत है। सही ये है, आपने ऐसे देखा होगा पुस्तक में, ऐसे। इसका मतलब होता है ह आधा है ना पूरा है। और हम लोग लिखते हैं कि दो लोगों को देखते हैं, चार से कर ना आधा और ह पूरा, जबकि ये पूरे तरीके से गलत है, ये सही है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ये दो चीज़ देखिए। हम बात करते हैं फिर उसकी मात्रा के बारे में, मात्रिक चिन्हों के बारे में। और कोशिश प्रयास ये रहेगा कि हम इसको सीखते हुए आगे बढ़ जाए। तो पहले ये जान लीजिए कि अ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होता है। इसीलिए जब हम पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा, जिस व्यंजन वर्णों में हलंत नहीं रहेगा उसमें अ की मात्रा मौजूद रहेगी। यही से कारण बनता है। देखिए, और बाकी आ का मात्रिक चिन्ह है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं आ, और ये हर्षई दीर्घई की मात्रा, और ये हर्षौ की मात्रा, दुर्गौ की मात्रा, री की मात्रा, और ए, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक, शायद आपको याद आया होगा आकर हर्षिकर, वही चीज़ें हैं। ये आकर हर्षिकर जो हमको अलग से पढ़ाया जा रहा था, वो वाकई स्वर वर्ण का मात्रिक चिन्ह है। और मज़े की बात यह है कि जितने भी आपको लेखक मिलेंगे, लेखक मीन्स कवि से मतलब लेखक लिखने वाले होते हैं, हालांकि कवि कहें, सभी कवि इन्हीं चिन्हों पर चलता है, क्योंकि उनकी कविता में इन्हीं का महत्व होता है। अपनी कविता में इन्हीं का महत्व देते हैं, इन्हीं के द्वारा अपनी कविता लिखते हैं और कविता में मात्राओं की गणना करते हैं। मात्राओं की गणना भी बताएंगे, पर अभी जान लीजिए, इतना जानिए कि इसको क्या बोलते हैं, आ की मात्रिक चिन्ह एक खरी पाई डंडी की तरह है। ये हर्षिकर क्या है, ऊपर आगे से चलता है ना। अब इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे महिलाएं घूंघट ओढ़ती है, तो एक होता है ना उल्टा पल्लू सीधा पल्लू, वही वाला समझ लीजिए इसको, और कुछ नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं अब स्वर वर्ण के भेद पर। जब स्वर वर्ण के भेद जानेंगे तब फिर हम चलेंगे व्यंजन वर्णों की तरफ। क्यों? क्योंकि वर्णमाला में पहले स्वर आता है, उसके बाद व्यंजन आते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्वर वर्णों की। अब तो संख्या पूछ लेगा स्वर वर्णों की, तो स्वाभाविक है स्वर वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए हमसे तो हम निश्चित बोलेंगे 11 होता है, गिनते हैं तो उतना ही आता है। ठीक है, संस्कृत की बात करते तो उसमें 13 आ जाता है, एक री बढ़ जाता है, एक लड़ी बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, तो संस्कृत में 13, हिंदी में 11। आगे बढ़िए, आप जानते हैं स्वर वर्ण के भेद भी हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह बन के आएगा कि हिंदी वर्णमाला में, चलिए हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर पूछ रहा है। याद रखना, मूल स्वर कुल स्वर नहीं, कुल स्वर की संख्या 11, मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर
स्वर का मतलब है मूल स्वर से कि जो इसका वास्तविक स्वरूप है, जिसका जो इसका अपना व्यक्तित्व वास्तविक व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उसके बारे में। जब हिंदी में वर्णमाला में कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या की बात आ जाएगी या कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसकी संख्या कुल 4 हैं। अब 4 हैं तो कौन कौन है? तो अब देखिए मूल स्वर हो गया अ, ई, उ और री। क्यों है ये बताते हैं अभी। तो कौन कौन है? अ, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर इसलिए कहते हैं कि आप देखिए कि यदि हम ए ओ को छोड़ दें तो बाकी जो बचे हुए हैं इसी से मिलकर के बना है। आप देखेंगे कहेगा आ देखिएगा ना तो बोलिएगा कि आ जो है ना इसी की जाति का है, इसी से आ बना है, विकसित। हम कह सकते हैं आ का बड़ा रूप है, अ का बड़ा रूप आ है, ई का बड़ा रूप ई है, उ का बड़ा रूप उ है। इसका मतलब इस सब से विकसित हुआ है ये लोग। इसलिए ये जो है दीर्घई जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको आकार बोलते हैं, जिसको दीर्घोकार बोलते हैं, वो इन्हीं से विकसित हुआ है। इसका मतलब उस सब का अस्तित्व इस पर निर्भर है। हम यह कह सकते हैं ना कि मूल स्वर हैं। तो बोलेगा री का क्या अस्तित्व है? ये तो बना है री। बोले री का जो दीर्घ रूप होता है वो हिंदी वर्णमाला में नहीं पढ़ना पड़ता है, वो संस्कृत में होता है। और संस्कृत में जो बड़ी री होती है ना, ऐसे होता है बड़ी री। जब 2 री मिलते हैं तो बड़ी री मिलता है। हिंदी में नहीं, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बता दिए एक री हो जाता है, एक री हो जाता है। इसलिए 11 2 13 स्वर जुट जाएगा। आप देखिए 11 स्वर है और 2 इधर जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। तो री की बात करें तो संस्कृत में चलता है, संस्कृत में पढ़िएगा। चलिए तब तक हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अब तो पहला प्रश्न बन गया है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या 11। दूसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला मूल स्वरों की संख्या कितने हैं? तो 4 आ जाएंगे। कौन कौन पूछा जाएगा? अगर ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से कौन मूल स्वर हैं या वास्तविक स्वर है, ये मूल की जगह पर आप वास्तविक हो सकता है। मूल का अर्थ ही होता है वास्तविक, ओरिजिनल। तो आपसे ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन वास्तविक मूल स्वर है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, आकर रहेगा, दीर्घिकार रहेगा, ए रहेगा और ई की मात्रा दे देगा, तो आपको पहचानना है। ऐसा हो सकता है, पूछा जा सकता है। अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन परीक्षक पर कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन बनाने वाले पर कुछ भी पूछ ले, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि नहीं पूछ रहा तो पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? ये मूल स्वर हिंदी वर्णमाला में, तो बात कर ले कि हिंदी वर्णमाला में दूसरा प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ या यूं कह ले कुल दीर्घ स्वर ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? अब कह रहा देखिए वहाँ मूल स्वर, इसको हर्ष स्वर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ, मूल स्वर को क्या बोला जाता है? हर्ष स्वर। इसको मूल स्वर या हर्ष स्वर, हर्ष का अर्थ छोटा होता है, ठीक है। तो इसी से विकसित हुए हैं। चलिए, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर है? आप कुल दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या पूछ रहा है। याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? अब देखिए, अभी हमने पहला प्रश्न क्या किया, हिंदी वर्णमाला मूल स्वर या हर्ष स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। अब 4 हट गया, तो अब देखिए बाकी जो बचा है कितना, 7 बचा है। तो क्या हो जाएगा, कुल दीर्घ स्वर पूछ रहा है, कुल दीर्घ स्वर कितने हो गए? तो उत्तर हो जाएगा कुल दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 होती है। अब बचा हुआ क्या क्या है वो देख लीजिए। बचा हुआ है आ, बचा हुआ है ई, बचा हुआ है उ और ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कुल दीर्घ स्वर है।
दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या। लेकिन खत्म यही नहीं होती है, प्रश्नों का सिलसिला आगे जारी रहता है। अब देखिए अगला क्या प्रश्न बनेगा, क्या क्या बन सकता है, हम देख कर लेते हैं। अब यही पूछ देगा, कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा बस अंतर करेगा और पूछ देगा हिंदी वर्णमाला में पूछेगा मूल दीर्घ स्वर। अब पूछ दे, देखिए थोड़ा सा अंतर है। यह क्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल दीर्घ स्वर कितने हैं, यहाँ कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। एक कुल की बात कर रहा है कि मूल की बात कर रहा है। अब क्या करें, ये तो मूल दीर्घ पूछ रहा है, मूल दीर्घ का क्या हो जाएगा। तो अब देखिए संख्या, मूल दीर्घ वही होगा जो हर्ष स्वर वर्ण से या मूल स्वर वर्ण से विकसित हुआ है। तो अब देखिए आ से क्या विकसित हुआ है, अ से आ हुआ है, ई से ई हुआ है और उ से उ हुआ है। बाकी री तो हिंदी में पढ़ना ही नहीं पड़ता है, बड़ी रूप बड़ी हिंदी का। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत होकर 3 बोलिए, और कौन कौन सा है, आ है, दीर्घ ई की मात्रा है और आप कहोगे दुर्गऊ की मात्रा। ये 3 है, ये 3 क्या हो गए, मूल दीर्घ स्वर है। अब देखिए कुल दीर्घ स्वर 7 है, मूल 3 है। अब एक और प्रश्न बचता है कि ठीक है आप मूल की बात कर लिए थी, बाकी ये 4 गो बचल है, इसको काहे अलग कर दिए, इस बिरादरी से काहे अलग है। बिरादरी से अलग इसलिए, देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न बनेगा हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर पूछ रहा है। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है, प्रश्न आ सकता है, कई लोग तो जानते होंगे, कई लोग को नहीं पता होगा। संयुक्त का मतलब होता है वैसे स्वर वर्ण को बोलते हैं जो 2 स्वर वर्णों से मिलकर के बना हो। अब 2 स्वर वर्णों से क्या, 2 स्वर वर्णों से तो दीर्घला भी बना है, लेकिन कैसा संयुक्त, जो स्वर वर्ण है पर अलग अलग जाति से मिलकर के बना है, उसको हम लोग बोलते हैं। हालांकि एक संयुक्त परिवार भी होता है, हम संयुक्त परिवार उसको बोलते हैं जिसमें माँ, पिताजी और दादा दादी, चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं और एक ही पात्र में, एक ही बर्तन में भोजन बनते हैं। वैसे परिवार को और हम संयुक्त परिवार कहते हैं। उसका पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व उस परिवार का एक सदस्य कहते हैं, या तो हमारे दादा दादी करते हैं, या फिर पिताजी, या फिर बड़े पापा या चाचा रहते जो उसका प्रतिनिधित्व करते, उस घर की, उस परिवार का मुखिया होते हैं। चलिए हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कितने हैं आप देख लीजिए, वहाँ हमने टिक कर रखा है, रेखांकित कर दिया है। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन है, ए, ऐ, ओ और औ। ये हैं हमारा संयुक्त स्वर। अब संयुक्त कहते क्यों हैं, किस किस से मिलकर के बना है, इसका प्रकृति हम चेक कर लेते हैं, अभी चेक कर लेंगे। थोड़ा सा आ वाला भी देख लेंगे कि आ कैसे बना, दीर्घ ई कैसे बना है, तो हम इसको यही कर लेते हैं। आ कैसे बना है, जब अ जोर अ मिला है तब बना है आ। अब देखिए आ कैसे बना है, अपने समान जाति से, दोनों एक ही जाति से है, इसलिए वो आ बना है, इसका दीर्घ रूप है। उसी तरीके से जब हम हर्षई की बात करते हैं तो ई से मिलकर ई से मिलकर दीर्घ ई बनता है, और उ की बात करते हैं तो उ और उ से मिलकर के दीर्घ उ बनता है। अब देखिए बात आ गई, वही बात आई। ये 3 की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे तीनों।
आपका हो जाएंगे मूल दीर्घ स्वर है। तो मूल दीर्घ स्वर क्या देखे हैं कि एक ही जाति से बना है। बाकी हम लोग इसको अगले पेज में देख लेते हैं कि संयुक्त स्वर और संयुक्त स्वर की रचना कैसे हुआ। कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ए जो है, ए का रचना किन दो स्वर वर्णों के मेल से हुआ है, ए का किन दो स्वर वर्णों के मेल से हुआ है, ओ या औ किन दो वर्णों के मेल से बना है। हम बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि शायद आप बोर नहीं हो रहेंगे, और होने भी नहीं दूंगा। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, आगे तो और मज़ा आएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे ए की रचना के बाद। अगर कोई पूछ ले हमसे कि ए किन दो स्वर वर्णों के मेल से बना है, हमको समझ में नहीं आ रहा। छोटा मोटा भी संधि आ रहा है, उसके द्वारा हम कर सकते हैं, लेकिन संधि दूर की बात है। यहाँ देख लेते हैं क्या होगा कि अ या या आ के बाद हमको क्या मिल जाए, हर्षई मिल जाए, या हमको क्या मिल जाए, दीर्घई मिल जाए। तब क्या बनता है, ए बनता है। ए कैसे बनता है कि अगर कोई पूछ दे बताइए कि निम्न में से ए का निर्माण किन दो स्वर वर्णों से हुआ, तो अगर ऐसे लिखा रहेगा तो इसे भी ए बनेगा, आज और ए बराबर ए बनेगा। अगर ऐसे लिखा रहेगा आज और ई, तो पर भी ए बनेगा। अगर लिखा रहेगा आज और दीर्घई, तो पर भी ए ही बनेगा। अगर लिखा रहेगा आज और दीर्घई, तो पर भी ए बनेगा। इसीलिए हमने देखा ये चार बन सकते हैं, इससे ये चारों बनेंगे, ये चारों स्थिति में। अगर यकीन नहीं तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप एक शब्द लीजिए महेश, हम संधि विच्छेद करके अभी कर दिखाते हैं। महेश हम लिखते हैं महेश। अब देखिए, आप तो समझ गए होंगे ये ह के ऊपर जो मात्रा किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ए की मात्रा मतलब जिसको हम ये कहते हैं, यही है ना। याद करिए पीछे का हम मात्रिक चिन्ह बताए इसीलिए, और संधि में बहुत काम देगा। अगर संधि को सीखना है तो वर्णमाला को जानना जरूरी है। तो ए देखिए इसी तरीके से हम बताए थे होता है। अब देखिए हम जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, महाजोर ईश, महाजोर ईश। अब देखिए हम किसकी मात्रा है, ये देखिए ध्यान दीजिए, आध है आ वाला, ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, यहाँ आ की मात्रा लगा हुआ है। हम ह से निकालेंगे मात्रा तो ऐसे लिख सकते हैं, और इधर क्या बचा है, दीर्घई। अब बताइए ये दोनों के मेल से ए बना है, जिसका मात्रिक चिन्ह हम इस प्रकार लिखते हैं, तभी तो यहाँ ह के ऊपर आया है। नहीं समझे, वो बाद में समझ में आएगा, तब तक इतना समझिए, या फिर याद करना पड़े तो याद कर लीजिए। बाकी हम आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। तब तक आगे बढ़ते हैं। अब ठीक, जब ए का प्रकृति हम जानेंगे तो ए का भी वही होगा, और या आ के बाद ए आए या ए आ जाए। अब क्या बनेगा, अ या आ के बाद, और या आ के बाद क्या आ जाए, हमको मिल जाए हर्षई, माफ करना, ए आ जाए, तब हमको आई बनेगा, तब आई बनेगा। ठीक वही याद करिए, मौषधि, महाजोर औषधि, माफ करना ये मौषधि दूसरा का उदाहरण है। चलिए तीसरे औ बनेगा। अगला बात कर ले हम ए आई के तो हो गया, औ की बात कर ले, ओ की, है ना। अब ओ किन दो वर्णों के मेल से बना है, अ या आ के बाद हर्षहु या दुर्गहु मिलता है, तब ओ बनता है। अ या आ के बाद हर्षो या दुर्गहु आ जाए तो ओ बनेगा। ठीक है, देखिए चार बना के देख लेते हैं। अभी क्या बनेगा, अ के बाद हमको हर्षो मिल जाए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ जोर हर्षौ बनेगा ओ। उसके बाद अ जोर दुर्गऊ बनेगा ओ। इसके अलावे आ जोर दुर्गऊ तो पर भी बनेगा ओ। ये चारों स्थितियाँ ठीक जैसे ये है वैसे ओ बन रहा है।
और औ की बात करें तो जैसे ये है औ भी वैसे हो जाएगा। तो हम औ के विषय में क्या कह सकते हैं, अ या आ के बाद क्या मिल जाए हमको, ओ मिल जाए, तब क्या बनेगा, औ बन जाएगा। तो बना लीजिए इसे इसी तरीके से, बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बताए हैं, 3-4 आप बना लीजिए, दिक्कत नहीं है। चलिए आशा करते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ इसका उच्चारण स्थान भी जान जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, तब तक हम थोड़ा व्यंजन वर्णों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया? यदि आया हो तो कमेंट करें, अगर सही लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो तो अपना लाइक और कमेंट करके बताएं अपना राय, अपना विचार, क्या हम आगे बढ़ें। चलिए हम अगले पेज पर जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजन का 2 अर्थ होता है। एक व्यंजन वो होता है भोजन, जब हम घर में भोजन करते हैं वो व्यंजन होता है। से पर्व त्योहार पड़ता है ना, आज मेरे घर में 56 प्रकार का व्यंजन बना है, कई प्रकार का व्यंजन बने हैं, वो व्यंजन अलग है और हम यहाँ व्यंजन अलग पढ़ेंगे। वो खाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो दोनों से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर व्यंजन की बात करें तो हम स्पर्श व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जानिए, नाम सुनिए और याद रखिए। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच करना। और वही जब पढ़ेंगे इन वर्णों को, तो जब इसको बोलेंगे तो हमारे मुंह के भीतरी भाग को, किसी न किसी भाग को वो स्पर्श करेगा, छुएगा, टच करेगा। इसीलिए हम इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ दे स्पर्श व्यंजन की संख्या, तो आप निर्भीक होकर उसको जवाब दीजिए। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अब देखिए स्पर्श व्यंजन पढ़ने के लिए इसको एक और नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वो लिख ही दे रहे हैं, क्योंकि इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं या फिर इसका नाम वर्गीय व्यंजन भी है। अब दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ दें कि निम्न में से वर्गीय व्यंजन का उदाहरण कौन है, स्पर्श व्यंजन कौन है, अभी स्पष्ट हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। पहला ले लेते हैं का वर्ग। अब का वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, का, ख, ग, घ, अंग। दूसरा आ जाएगा चवर्ग, च, छ, झ, झ, ञ। तीसरा आ जाएगा आपका टवर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, न। टवर्ग, त, थ, द, ध, न। और आखिरी हो जाएगा पवर्ग, प, फ, ब, भ और म। हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो व्यंजन होते हैं उसके साथ हलंत लगाना अनिवार्य, शुद्ध व्यंजन के साथ हलंत लगेगा ही, क्योंकि जिसके साथ हलंत लग जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ना क, इसमें समझिए अगर क हम ऐसे लिखे हैं तो आप इसको क न समझिए, इसमें क्या है, क में हलंत लग जाएगा और इसकी मात्रा आ रहेगा।
इसमें ये लगा हुआ है, क के साथ आ मिला हुआ है। हम बोले हैं कि आ का कोई मात्रिक चिन्ह नहीं होता है। यदि किसी व्यंजन वर्ण में कुछ जो हमने बताया है स्वर वर्ण की मात्रा चिन्ह, अगर उन 10 में से कोई नहीं है तो ये अ रहेगा, या अ रहेगा, या उन 200 मात्रिक चिन्हों में से कोई एक रहेगा, या हलंत रहेगा। तो स्वाभाविक है कि स्वर निकल जाएगा। तो आप जानिए इस सब में अभी क्या है, इस सब में अभी अ का मात्रा मिला हुआ है। याद रखिए, आगे पढ़ना बहुत जरूरी, इसके बारे में जानना। इसलिए जिसमें हलंत लगा हुआ है वो स्वर रहित है, जिसमें हलंत नहीं लगा हुआ है वह स्वर सहित है। रहित का मतलब होता है रहित, अलग, मतलब उससे अलग रहना, हट कर रहना। आगे देखते हैं, हम लगा देते हैं हलंत जानने के लिए। चलिए इस सब में हम हलंत लगा देते हैं, और देखिए कोशिश करेंगे कि हमें याद हो जाए यही। अगर आप अपना ध्यान इस तरफ रखते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये भूलने नहीं देंगे। आप अपना नाम भूल जाइएगा पर ये नहीं भूलिएगा। देखिए कैसे। अब तो पहले देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, 25। देखिए कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, बोले 5 वर्ग हैं। पांचों में संख्या कितनी है, 5 5 की है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 गुने 5 25 हो जाएगी। तो संख्या 25 आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या या वर्गीय व्यंजन की संख्या 25। लेकिन एक प्रश्न मन में कौंधते रहता है, जन्म लेते रहता है। वो प्रश्न क्या है कि आखिर सर इसको हम कवर्ग ही क्यों कहते हैं, चवर्ग ही क्यों, टवर्ग तवर्ग पवर्ग ही क्यों कहते हैं, कुछ कारण है? तो इसका उत्तर एक ही चीज निकल के आता है। अब देखिए हम गांव मोहल्ला में देखा ही होगा, घर में जो सबसे बड़का बेटा बेटी रहता है ना, ओकरा माई के ओकरे नाम लेके बुलाता है, चंचनिया माई कंचनिया माई जो बोल ले, वही घर का सबसे बड़का बेटा है क, इसलिए इसको कवर्ग बोला जाता है। अरे इसको ऐसे समझिए ना, जैसे कक्षा में अगर कोई मॉनिटर है तो उस मॉनिटर के ऊपर जब शिक्षक कक्षा में रहता है, मॉनिटर के ऊपर कक्षा निर्भर रहता है। समझिए इसको वर्गीय व्यंजन कहता है, मतलब वर्ग मतलब क्लास। तो इसमें क्लास में समझिए क जो है मॉनिटर है और उसी के ऊपर चल रहा है पूरी। शिक्षक की अनुपस्थिति में कवर्ग अपना धौंस दिखाता है कि टीचर नहीं तो हम हैं। चलिए उसी तरह चवर्ग में भी टवर्ग तवर्ग और पवर्ग में। चलिए हम इसका उच्चारण स्थान जानने से पहले हम बात कर लेते पढ़ने के तरीका। कहीं वही पुराना तरीका तो नहीं यूज कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको तो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आपसे कोई जानकार व्यक्ति प्रश्न पूछ लेगा और कहेगा जरा क ख पढ़ के दिखाओ तो, बताओ तो, तुम ढेर पढ़ा है, तो समझ जाइए हुआ वो क ख तो जानता है, सब पढ़ सकता है, लेकिन अब जानता है कि पुरान के नियम पर पढ़ेगा। बता दे रहे याद कर लेना, उसका क्या मकसद होगा। तो सब लोग कैसे पढ़ते होंगे, आप भी वही पढ़ते होंगे, को खो गो घो अंगो चो छो जो झो इयो। को खो की होता है, बताओ जरा, कहीं से शुद्ध नहीं है। हम इसको क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे को, तो इसको ये लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको को क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं तो गलती है, या तो ये गलत है या ये गलत है। अगर हम इसको को पढ़ रहे हैं तो इसको को नहीं पढ़ना चाहिए। हम बोलेगा नहीं नहीं इसको हम इसको बोलेंगे, तो ये तो कौ हो गया, कौआ वाला। अब बताइए इसको को पढ़ रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलेगा कौ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो माथा नोचने लगेगा, वो गलत पढ़ रहा है, ये को है ही नहीं। पढ़ रहे हो या पढ़ाया जा रहा है तो वो गलत है। अब क्या इसको पढ़ेंगे, तो इसको को नहीं क पढ़ेंगे। तब आएगा, देखो जब हम बोलते हैं क तो क्या आएगा, क और आ आएगा। ध्यान से पढ़ो, क हम बोले क्या ऊपर में लिख चुके हैं, क तो क्या होता है व्यंजन, तो यूँ तो क्या होता है हलंत से रहित होता है। मैं अब थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना बहुत कठिन है या कई बार तो असंभव हो जाता है। इसीलिए जब हम क बोलते हैं इसमें अ की मात्रा मिल जाती है, इसीलिए इसको क बोलते हैं, को नहीं बोलते। जब को बोलते हैं ना तो को के साथ ओ की मात्रा लग जाता है, जो कि कहीं से सही नहीं है, हर एक तरीके से गलत है। तो आप अब के बाद अगर आप पढ़ते होंगे को, तो आप को नहीं पढ़िए, क पढ़िए। कैसे पढ़िएगा, तो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। आश्चर्य की बात है
कि हमें क ख सिखाना पड़ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। आप ले लीजिए ना, 9वीं कक्षा से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक उच्चारण स्थान पूछे जा रहे हैं और समझ में नहीं आता विद्यार्थी को। मैं आपको कहता हूँ आप ध्यान दीजिए, आप अपना मन दीजिए, हम इसको पूरा का पूरा आपको याद करवा देते हैं एकदम। अब जानते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए गौर से कि जब हम क बोलते हैं तो हमारी प्राणवायु अबाध गति से बिना हमारी जिह्वा को परेशान कष्ट किए हुए गले से होते हुए मुख विवर से प्राणवायु बाहर निकल जाती है। जरा देख लीजिए एक बार, क पढ़िएगा, कहीं जीव का कोई हरकत नहीं है। ख पढ़िए, जीव का कोई हरकत नहीं है। सीधे हमारे गले से होते प्राणवायु बाहर निकल जाते। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाला इसलिए हिंदी में बोल रहे हैं। चलिए तो देख कर पढ़ के क, ध्यान दीजिए, आप अपने जीव पर ध्यान दीजिए, पढ़िए क ख ग घ अंग, कंठ से आवाज निकल रही है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा बुआ कंठ। क्यों कंठ होगा? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आवाज़ कंठ से निकल रही है। जीव का कोई काम नहीं, हरकत नहीं है। जीव कहीं मुंह के अगल बगल में जा कर के स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए कंठ में स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं पूरे कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। तो हम यहाँ लिख देते हैं उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। अब देखिए, अब पूछेगा क का उच्चारण स्थान, तो कंठ, ख का, ग का, घ का, कंठ, अंगा का भी हो जाएगा। लेकिन क्यों होगा और क्यों नहीं होगा हम बाद में बात करेंगे। कई लोग तो बोलते हैं अंगा का बोल दिए सर, गलती है बोल दिए। नहीं बोले हैं, सही बोले हैंगे, वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा, याद करवा हमको दिलवाना कि क्यों होगा। अब देखिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम च छ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो आप ध्यान दीजिए पढ़ते समय अपने जीभ पर, अगर आपका ये जीभ है तो च छ पढ़ते समय आपका जीभ का ये भाग तालू में ऊपर जाके सटेगा। ऊपर तालू कहते किसको है? वही जो भगवान जी गड्ढा खोद दिए ऊपर में जाके वही सटेगा जीभ। विश्वास नहीं तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। चो नहीं पढ़िएगा, च पढ़िए, पढ़िए च छ ज झ इया। फिर से पढ़ के देख लीजिए। हाँ, च छ ज झ इया। क्या लग रहा है आपका ई वाला जो भाग है ना, वो ऊपर में तालू में जो भगवान जी गड्ढा खोद दिए वहाँ जाके सटेगा, और उसका नाम क्या है? उसको हम लोग तालू बोलते हैं, है ना। कई गाँव में तो उसको तरुआ बोलते हैं। बच्चा उच्चा खाता है उसको कहेगा तरुआ में सट गया है, तो वही तालू है। मूल रूप उसका तालू है, तलुआ नहीं है। तो आप कह सकते हैं तो सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालू। हाँ, तालू लिखना है, आलू भालू नहीं, तालू। चलिए उच्चारण स्थान तालू। अब बात कर लेते हैं हम टवर्ग पर। टवर्ग पढ़िए जरा, टो नहीं पढ़ना है, फिर से ट पढ़ना है। ट ठ ड ढ अड़, ना नहीं, याद रखिएगा, ना नहीं है वो अड़ा है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? ट ठ ड ढ अड़। तो याद करिए, अगर ये आपका जीव है तो ये अगला वाला भाग जो है ना, वो आपका दांत के जस्ट बगल में, जो भगवान जी ऐसे करके चिन्हा पा रहे हैं ना, दांत के बगल वाला, वहाँ जाके सटेगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ट ठ ड ढ अड़। अगर आपको तो नहीं दिखाई देगा, बच्चा उच्चा होगा तो देखिएगा ना, तो उसका जो दांत एकदम नहीं है, दांत के बगल में जस्ट ऐसे चिन्हा पार ले भगवान जी, वहीं पे जाके सटता है। उसी को हम लोग बोलते क्या? मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा, मुर्दा नहीं, मूर्धा। तो बताइए अब इसका उच्चारण स्थान पूरे टवर्ग का हो जाएगा क्या? मूर्धा। ट ठ ड ढ अड़, सब का सब हो जाएगा मूर्धा। पूछ देगा ट का उच्चारण मूर्धा, ठ का मूर्धा, ड का ढ का मूर्धा, अड़ का वो एक विशेष स्थान से बदलता है, उसकी बात में करेंगे, जैसे अंगों के बारे में कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़े, हम समझ में आया। चलिए अब देखते हैं मूर्धा हो जाएगा। अब चौथा हम आते तवर्ग पर, उस पर ही त, ध्यान से दीजिए,
तो नहीं पढ़ना है फिर से, त थ द ध न। अब जब त थ बोलिएगा ना तो जीभ का फिर वही वाला भाग जो है ना, दांत को आप दांत जो है ना उसमें पीछे से स्पर्श करेगा, टच करेगा, छुएगा। जरा ध्यान से पढ़िए, तो नहीं पढ़ना है। त थ द ध न, क्या दांत में स्पर्श कर रहा है, तो इसीलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ठीक है, तो त वर्ग त का उच्चारण थ द ध न का भी होता है, क्यों नहीं होगा वो बाद में बताएंगे। तो दंत हो जाएगा त वर्ग का दंत। उसके बाद प वर्ग का, अब देखिए जब पढ़िए तो प फ ब भ म, पो नहीं पढ़ना प। तो अब देखिएगा कि पांचों वर्ण जब पढ़ते हैं ना तो हमारा होठ सट जाता है आपस में। देख लीजिए एक बार, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। जी ओष्ठ, उच्चारण स्थान ओष्ठ आ जाएगा। मतलब बच्चा उच्चा रहते थे ना, तो अभी आप लोग को तो एकदम एक से पूछता था, बोले को प्रश्न पूछे, सब लोग दोस्ते में पूछता था, बोला पूछो, बोला कि बताओ तो पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अब तो ये तो बड़ा समस्या, बोलते अगर बोल देते थे पहले मुर्गी तो बोले मुर्गी कैसे बना, अंडा बोलते थे तो अंडा कैसे बना बिना मुर्गी के। अब कुछ समझ में नहीं आता था, हालांकि बायोलॉजी में इसका उत्तर है, पर अगर ऐसा कोई पूछ ले कि पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, तो आप उसको कहिए कि हाँ हम बताएंगे, मेरे पास जवाब है, लेकिन कैसे पहले हमारे प्रश्न के उत्तर देवे पड़ेगा। बोलेगा कि, तो बोलेगा कि आप प वर्ग हमरा प फ पढ़ के दिखा दो, केवल होठ नहीं सटना चाहिए। कोई ऐसा होगा, बोल दो कि होठ नहीं सटे, प फ पढ़ के दिखा दो, हम बता देंगे कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, है ना। तो चलिए, इसका प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ध्यान रखिएगा, पो नहीं प पढ़िएगा, ठीक है। तो आप देखिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। आप बैक भी जा सकते हैं, कंठ से बाहर निकलिए। कंठ के बाद क्या आता है, तो देखिएगा तालु आता है, तालु के बाद क्या आता है, मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दांत आता है और दांत के बाद ओष्ठ आता है, बाहर निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर बाहर से भीतर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, सबसे पहले होठ आता है, तो प वर्ग आ गया होठ। उसके बाद दांत आता है तो त वर्ग आ गया। उसके पास बाद आता है मूर्धा, त वर्ग आ गया। उसके बाद आता है तालु, तो च वर्ग आ जाएगा। उसके बाद आता है कंठ, तो क वर्ग आ जाएगा। उसके बाद तो पेट में चला जाता है चीज़ें। चलिए, अब अगर इतना नहीं समझा है ना तो बोलो, हम फिर से समझाते हैं। अब इतने खत्म नहीं हुआ है, और देखो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तब क्या होगा, अगर नहीं आ रहा है तब क्या होगा। बोले इतनों पर कोई भूल जाता है, तो इसका भी उपाय हम लेकर के आए हैं। अगर याद नहीं हो तो इसको ऐसे याद करो। एगो कहावत है, एगो कोई कवि लिखे हैं कि बुढ़िया मांगे रंगीन फोटो, बुढ़वा बायोडाटा, अब भीतर से बोले रहल पुतहुआ नहीं हो घर में आटा। खाए के खर्ची ने, और लड़का उड़का के शादी होगा तो कहेगा हमरा चाहिए KTM दो। अरे हमारा एगो दोस्त है बगल का, मास्टर बन गया, 24 लाख दहेज मांग रहा है, हम बोला एगो गाड़ी वो लेंगे। तो आप इतना याद रखिए कि घर में ना आटा है ना दाल है। बुढ़िया कह रहा रंगीन फोटो, बुढ़वा कह रहा है बायोडाटा भेजो, अब भीतर से पुतहुआ कह रहे हैं कि घर में आटे नहीं है। और लड़का कह रहा है कि हमरा चाहिए KTM दो। कौन चीज़ मांग रहा है हुआ, तो बोलेगा KTM मांग रहा है ना, KTM दो कह रहा है। तो ये तो याद रहेगा ना, तो सबको याद, तो ये याद कर लो। काहे दूसरा चीज़ याद करेगा। अगर लग रहा है तुम लोगों को कि हमको उबला याद नहीं है, कठिन है, तो देखो अब कैसे याद हो गया। ये याद कर लो, KTM। बउआ एक सामने K लिख दो पहले, एक सामने में T लिख दो, एक सामने में M लिख दो, और ई जो है एक सामने D, एक सामने O लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। इतने तो याद करेगा, इतना नहीं याद होगा। KTM दो, नहीं समझा। अरे K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ, खत्म। KTM दो, है ना। इतना तो याद कर सकता है।
तो ई हो गया आपका उच्चारण स्थान। इतना तो याद कर लेगा, वो भले याद नहीं रहते, KTM तो सबको याद रहेगा। तो K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। काम खत्म। इतने तो याद करे थे, याद हो गया होगा आशा करते हैं। लेकिन प्रश्न तो आगे और बनता है। अब की प्रश्न बनता है, ये जो 5 गो है ना बुआ, ये 5 गो, ये 5 को देख लो जरा ध्यान से। अगर पूछ देगा प्रश्न कि बताओ अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तब क्या करोगे? तो बोलेगा कंठ है सर, कंठ। अभी देखे ना KTM 2 वाला पढ़े हैं, हाँ कंठ है, लेकिन फिर भी गलत हो सकता है। अगर ऑप्शन में कंठ भी रहे और अनुनासिक भी रहे तो याद रखिए 5 का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ये 5 है अनुनासिक, या फिर इसका उच्चारण स्थान कह देगा तो अनुनासिक या नासिका कह देना। उसका उच्चारण स्थान नासिका, उच्चारण स्थान नासिका है। और कहा जाता है इसको क्या? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है इसको। याद रखिए व्यंजन ये अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन अनुनासिक हो जाएगा, लेकिन उच्चारण स्थान नासिका, उच्चारण स्थान नासिका। अरे 5 कौन सा व्यंजन है? तो आप कहिए ये 5 का 5 है अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन है ये 5 का 5। अच्छा, इसको काहे बोलते हैं नासिका उच्चारण स्थान? इसलिए बोलते हैं कि जब ये वाला पढ़ोगे ना तो आपकी आवाज़ जो है ना नाक से ज़्यादा निकलेगा, मुंह से कम निकलेगा। विश्वास नहीं तो करके देख लो, नाक बन के पढ़ो तो अंग निकल रहा है, नहीं निकलेगा। यहाँ पढ़ो ना, पढ़ो ना पढ़ो, नहीं निकलेगा। ये पूरा का पूरा ध्वनि निकल रहा है नासिका। नासिका मतलब नाक होता है और नाक से निकल रहा है। अगर ये पूछ दे कि बताइए अंग का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में कंठ भी रहे और नासिका भी रहे, तब आपको नासिका के साथ जाना है। अगर ऑप्शन में नासिका न रहे, कंठ रहे, तो कंठ के साथ जाएंगे। इस 5 वर्ण क्या है? उच्चारण स्थान नासिका है। और कौन सा व्यंजन है? अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। चलिए इतना तो पढ़ लिए। इसमें दिक्कत कोई हुआ? इससे एक और प्रश्न बन सकता है। अब क्या प्रश्न बन सकता है? जितना प्रश्न बनेंगे उतना बनेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक और बता दे रहे हैं, ये जो है ना बुआ, ये जो क्या बोलते हैं इसको, टवर्ग बोलते हैं। इसको याद कर लेना है कि जो टवर्ग है आखिर इसको क्या कहेंगे। इस टवर्ग को एक और नाम से जाना जाता है, टवर्ग को कठोर व्यंजन भी कहा जाता है। कठोर व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय इसमें कठोरता है। देखो ना, पढ़ो जरा, ट ठ ड ढ ड़, इसमें कठोरता है, इसमें कोमलता नहीं है जितने कवर्ग में कोमलता है, इसलिए इसको कठोर व्यंजन कहा जाता है। ये भी याद रखिए। चलिए हम आगे, आशा करते हैं समझ में आया। अगर आया तो एक बार हाँ कर दो कमेंट में, लिखकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया स्पर्श व्यंजन। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो पूछ देगा पहला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन। अब पहला पूछा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है या कितने हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आप सबको मालूम होगा। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन? य, र, ल और व, 4 हैं। अभी सिखा देंगे, देखिए ना जरा सा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो बोलेगा सर ये हो 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? तो कहता तालम सो, और उसके बाद कहेगा मूर्धन्य सो और दंत सो और हो। हालांकि ऐसे पढ़ल नहीं जाता है, गलत है। इसको तालव्य श बोलते हैं, मूर्धन्य श बोलते हैं, दंती स और ह बोला जाता है। हालांकि तालव्य श भी बोलते हैं तो गलत है।
हिंदी के व्याकरणविदों ने कहा तालब स मूर्धन्य सो आप नहीं बोलिए, इसको श श स बोला जाता है। अब देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है, हम लोगों से हो ही नहीं पाता कभी कभी, इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर है। और गायक, कवि या फिर जो अच्छे वक्ता होते हैं ये इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब ध्यान दो, गायक लोग जब गाएगा ना गाना तो जहाँ तालब श रहता है उसको श पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं। जैसे ये होता है सड़क, इधर आ जाएगा शहर, है ना, सुभाष, इस तरीके से बात करेंगे इस पर। चलिए ये हो गया ऊष्म व्यंजन, 4 है। लेकिन दिक्कत कभी इसमें आ जाता है उच्चारण स्थान के संबंध में, समस्या तो आती है लेकिन ख़त्म कैसे हो समस्या हमें, है ना। देखिए आप कैसे, अगर इसका उच्चारण स्थान पूछ दे य र ल व श श स का ह का, तो क्या करिएगा। अगर लग रहा है कठिन है तो एक काम करिए, इसको ऐसा नहीं लिखने दीजिए, एक काम करिए कि आप ये जो है ना ऊष्म व्यंजन ऊपर में लिख लीजिए, जरा लिखिए तब, श श स और ह लिखिए, और नीचे मंतस्थ व्यंजन लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, य र ल और व। देखिए लिखिए, इतना तो कर सकते हैं, याद हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा याद होने, तो लिखने में जितना समय लगेगा याद होने में नहीं समय लगेगा। अब देखिए क्या, तो पहला ही देख लीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, तो बोलते इसको तालव्य श बोलते हैं, तो इसको मूर्धन्य श, इसको दंत स, इसको हो, इसको तालव्य श क्यों बोलते पता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु, इसलिए तालव्य श कहते हैं। अब देखिए तालव्य श के नीचे में क्या है, तो बोलिएगा य, तो इसका उच्चारण स्थान हो तो इसको भी तालुए हो जाएगा, दोनों का, इसका तालु इसका भी तालु, लग गया जोड़ा, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। तो श का तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु, तो य का भी क्या हो जाएगा, तालु। इसको पढ़ते हैं वो हम लोग मूर्धन्य श पढ़ते हैं, तो मूर्धन्य श इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धा हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, मुर्गा नहीं मूर्धा, क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। क्यों, लेकर नीचे में है इसलिए, याद करने के लिए बताए हैं। व्यवहारिक तरीका वो अलग हो जाएगा, याद करने का तरीका, चूँकि याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब हमारे ऊपर पढ़ाई का विद्यार्थियों के ऊपर इतना प्रेशर है कि क्या पढ़े क्या छोड़े समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर विद्यार्थी गलती करते तो शिक्षक उसे दंड देते, सजा देते, लेकिन जब गलती शिक्षक से हो जाए तो उसको कौन देंगे सजा। तो इसलिए दुनिया में सबसे कठिन है विद्यार्थी होना, शिक्षक तो हो आसान है और विद्यार्थी होना कठिन है। चलिए अब देखिए, तो इसको हमने क्या पढ़ा था, ये तालव्य श, ये मूर्धन्य श, ये दंत स, तो उच्चारण स्थान हो गया दंत, तेकर नीचे ल है तो इसका भी हो जाएगा दंत। यदि आपसे कोई पूछ दे बताओ य र ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो बोलिए एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो जल्दी से उसमें व्यंजन लिखिएगा ऊपर में, नीचे में अंतस्थ व्यंजन लिख करके याद कर लीजिए, खत्म। क्या हो जाएगा, पूछेगी य का तालु हो जाएगा, बोला कहा है तो ऊपर के कौन चीज है, तालु, इसलिए तालु। मूर्धा तो मूर्धा, एक दंत है तो ल का भी दंत है। पूछ देगा कि ह का उच्चारण स्थान की है, तब हुआ ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ, इसलिए व का भी क्या होगा, कंठ, तब व का भी कंठ। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, एकदम खूब पूछता है। जानता है कि सब बुर्बक नियर जवाब देगा, वो बोलता है वो वाला है, लगता है ओस्ट जैसन है, ढाई सना ओस्ट में मार देता है टिक। यहाँ तो इन्हें सोचना ये कंठ है तो यो कंठे होगा, है ना, ये कंठ है तो यो कंठे होगा, नहीं, इसका उच्चारण है बुआ दंतोष्ट, दंतोष्ट, है ना, दंत और ओष्ठ मिल करके उच्चारण स्थान बना दंतोष्ठ। याद रहेगा कि नहीं, हर नहीं याद रहेगा तो कहानी सुनो। आप समझिए कि है ये जो है ना वो एकदम बड़ा टूअर टापर है, माँ बाप है ये नहीं, बेचारा कम उम्र था, माँ बाप मर गया। अब ढेर दिन के बाद कौन चीज हुआ, कर ननिहाल से आया, नानी घर से आया भुंजा, वो कौन चीज के केराव के बूट के भुंजा, अब बेचारा के पास दांते न है, दांत सब झड़ गया। आप देखे होंगे कि जब हमारा गांव में क्या होता है, समाज मोहल्ला में
कि जब मम्मी खाना वाना बनाने जाती है ना, तब पता चलता है जहाँ किचन में तो तेले नहीं है, नमके ख़त्म हो गया है, हल्दी नहीं है। तब मम्मी कहती जाओ चाची से मांग लो। तो चाची से मांगती है, काकी से मांगती है, दादी से मांगती है, और फिर कहते दूसरा दिन वापस कर देंगे। वो देते भी हैं। और उसी बेचारे के पास कौन चीज़ हुआ, नानी घर से आया भुंजा, केराव के बूट के, बिना दांत वाला कैसे खाएगा? चॉकलेट थोड़ा के चाहेगा, चूसेगा। अब करे की, अब देखिए, तब पड़ोसी के पास मांगने जाती थी मम्मी या भेजा देती थी, तो एक कर देखो पड़ोसी के है, तो बगल में पता चलेगा ल है। पड़ोसी कौन सी है? ल है। अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी के देखा होगा कि पास दांत नहीं रहता है, आर्टिफिशियल बहुत लोग लगा लेते हैं, है ना। तो लेकिन उसके पास क्या रहता है? दांत नहीं रहता, तो ओष्ठ तो रहता है पहले से, तो ओष्ठ से एक पाठाइए पहले से ठोर, लेकिन दांतें नहीं है। तो ये अपना पड़ोसी के पास आ गया, ल के पास। बोला चाचा, बोला क्या है? बोला कुछ लेना था, दीजिएगा। तो बोला का कौन चीज़ चाहिए? बोला कि नानी घर से भुंजा आया केराव के और भूंट के। तो बोला कि दांत दीजिएगा, पैसा। अब देखो दांत मांग रहा है, ल के पास है कि नहीं दांत? तो बेचारा को दया आ गया कि चलो टूअर टापर का सहयोग कर देते हैं। तो ल ने वो को क्या दिया? तो बोलिएगा दांत। और वो के पास पहले से कौन चीज़ था? तो ओष्ठ था। अब कोई चीज़ हम कर्जा जरा ऊपर आ गया तो पहले चुकाना पड़ता है। तो लो से कौन चीज़ लिया? तो आप रखिए कि दांत लिया, तो यहाँ दांत आ जाएगा, है ना, समझ लिए। पहले कौन चीज़ लिया? दंत लिया उधार। एक पास पहले से कौन चीज़ था? ओष्ठ था, पहले से ठोर था बउआ एक पास। तो अब दोनों का जब संधि होगा ना, तो ओ में ओ बदल जाएगा। आध करो हम थोड़ा सा पहले बताए, ओ का क्या होता है? मात्रिक चिन्ह। आध है कुछ, वही देखो इसके ऊपर चल गया, कुछ नहीं है, याद करने वाला एकदम ठीक है। कर्जा वाला सबसे पहले चुकाना है, इसलिए पहले रख लिया वो क्या? दांत, और बाद में रहा ओष्ठ। तो अपन धन है तो जैसे रखे, लेकिन पहले चुकावे वाला तो आगे रहेगा। चलो, तो इस हिसाब से कहेंगे कि वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े कि नहीं? अगर समझ में आया तो बताइए कैसा लग रहा है कक्षा। अगर लग रहा है कि बोरिंग तो बताइए, कोशिश करेंगे और इसको जो है ना मज़ेदार बनाने का प्रयास करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? अब इस पर बात करें, पहले उच्चारण स्थान पर बात कर लिए, अब इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन, आप साइंस का विद्यार्थी होंगे या 9वां 10वां तो पढ़वे किए होंगे, जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो ऊष्म का मतलब ऊष्मा, गर्मी। जो ऊष्मा व्यंजन इसको इसीलिए कहते हैं कि जो मुख से निकलने वाली हवा है, जब इसको हम पढ़ते हैं तो मुंह से जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है ना। इसीलिए इसको हम ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कहेगा कौन कौन है? तो तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इसको और क्या पढ़ सकते हैं बिना बोले हुए? श, स, ह, ये हो जाएगा इसका। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन को एक और नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन, क्योंकि संघर्ष करता है। श, देखिएगा ना, जीभ जब सटेगा ना तो गर्म हवा निकलती है। श, आप हाथ ऐसे खड़ी है, पढ़िए, श, स, हवा निकलेगा, गर्म हवा। ये संघर्ष कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। इतना तो समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। अब देखिए जरा, अब हम बात करते हैं अयोगवाह की। माफ करना, अयोगवाह। ये तो सबको मालूम होगा। अयोगवाह कितने हैं? तो बोलिएगा 2। कौन? अंग और आ। इसको अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है।
आप देख लीजिए अब संख्या कितना हो गया, हम थोड़ा सा संख्या देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ये अयोगवा हो गया। अब एक और बचा है, संयुक्त व्यंजन बचा हुआ है, मजेदार चीज बचा हुआ भी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, संयुक्त स्वर पढ़े थे, व्यंजन भी संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है, तो हम कहेंगे अक्ष है, तर है, ज्ञ है और श्र है। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब कि ये दो व्यंजनों के मेल से बना है। जब दो व्यंजन इसमें मिले हैं तब ये बना है। अब तो हमको तो उच्चारण स्थान भी जानना है। जब तक हम इसका क्या कहें कि जिनसे मिलकर के बना है वो स्पष्ट नहीं करेंगे तो उच्चारण स्थान में थोड़ी समस्या हो सकती है। मुझे याद है, मैं लिख दूंगा, लेकिन यदि आपको जानने के लिए मुझे इसके तह तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या हो जाएगा, अक्ष, तर, ज्ञ और श्र हो जाएगा। जरा हम देख लेते हैं, ये चीजें समझ में आई ना। आगे देखिए, अक्ष अब किन दो वर्णों के मेल से बना है। अब देखिएगा, हम नहीं बताएं अक्ष, तर, ज्ञ, श्र का उच्चारण स्थान, आप खुद ही बता लिख दीजिएगा। सिर्फ ये करते हैं कि किन किन के मेल से बना है, किस किस के मेल से बना है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अक्ष किन दो व्यंजनों के मेल से बना है, तर किन दो व्यंजनों के मेल से बना है। अगला देख लेते हैं, हम लिखते हैं आधा मतलब अ और पूरा मूर्धन्य ष से मिलकर के बना है अक्ष। अब देखिए, अक्ष किस किस व्यंजन से, आधा को पूरा मूर्धन्य ष, हलंत का मतलब आधा का होता है, वो आधा हो जाता है। अब देखिए, आधा को पूरा मूर्धन्य ष के मेल से बना है अक्ष। तो आप देखिए, आपको बताए हैं पहले क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो बोलिएगा कंठ। इसका क्या होता है, बोला अभी तुरते तो पढ़े, इधर है मूर्धा, तो मूर्धा होता है, इसका होता है मूर्धा होगा। तब बताइए अक्ष का क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हम लोग कह सकते हैं कंठ मूर्धा हो जाएगा। अक्ष का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धा हो जाएगा। अब बताइए क्या कठिन लग रहा है, इससे आसान क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, चलिए ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद त्र हम लोग देख लेते हैं, आधा त मतलब हलंत के साथ और पूरा र। ठीक है, जब मिलता है तब बनता है त्र। अब देखिए, त का उच्चारण याद करिए, कौन सी है, आधे त थ द ध न, KTM वाला याद कर लो। त तो दांत होगा, इसका उच्चारण स्थान दंत है, दंत। इसका र देखो, र कहाँ, यहाँ है, किसके नीचे है, मूर्धन्य ष के नीचे है, तो मूर्धा इसका भी हो जाएगा मूर्धा। अब बताइए त्र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धा, दंत मूर्धा, दंत मूर्धा हुआ। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं अक्षत्र ज्ञ का। अब हम करते हैं ज्ञ की बात। तो ज्ञ किन से मिलकर बना है, आधा जो पूरा य मिला है तब बना है ज्ञ। अब देखिए ना कि ज है य है, ये दोनों देखिए चवर्ग का ही है, तो हम कहें उतना दिमाग लगे, दोनों चवर्ग का है, तो चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। और कंठ के बाद क्या, तालु हो जाएगा, दोनों तालु का इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। एक श्र बचा है, श्र। चलिए हम श्र का देख लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा आधा तालब श पूरा र मिल करके बना है श्र। तो तालब श का क्या हो जाएगा, इसका हम जानते हैं तालु होगा, तालु प्लस र का क्या है, देखिए मूर्धा, तो यहाँ र का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा। चलिए उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा, तो इसका पूरा का पूरा उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, श्र का, तो कहिएगा तालु मूर्धा, तालु मूर्धा। अब जरा इसकी गणना कर ले कि कितने व्यंजन हुए हैं। हम तो 11 स्वर पढ़े हैं, 25 स्पर्श व्यंजन पढ़े हैं, है ना, और अंतस्थ व्यंजन 4 पढ़े हैं, उसमें व्यंजन 4 पढ़े हैं। उसके बाद क्या है, अयोग व क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 पढ़े हैं, अयोग व 2 पढ़े हैं। कितना हुआ, 6 4 10 4 14 1 15 5 20। तो इधर हो जाएगा
सुनना, तो 3 2 5, 50 से 2 को घट रहा है। कहाँ घट रहा है पता है? अब उच्छिप्त व्यंजन बचा हुआ है। क्षिप्त, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन है? इसको बोला जाता है अड़ और अढ़ा। देखिए बिंदी देना जरूरी है, इसको अंग नहीं पढ़ना है। ये अड़ा और अढ़ा है ना। इसका उच्चारण स्थान मतलब इसका अलग होता है, दूसरे तरीके से होता है। हम इसको ड ढ के तरह नहीं पढ़ेंगे। देखिए जैसे हम इसको कर लें तो हम लिखते हैं ना सड़क, तो ये अड़ा है सड़क, सड़क नहीं। देखिए एक है सड़क, इसको बोलेंगे सड़क, इसको बोलेंगे सड़क, दोनों को पढ़ने में अंतर है, इसलिए इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा गया। ये हिंदी का अपना विकसित व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए जो 2 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, हो गया पूरा 52। तो इसको सड़क और सड़क दोनों जानिए। इसीलिए जब हम लिखते हैं ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ाई। लेकिन जैसे हम इसमें नीचे बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा पढ़ाई। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ऊपर वाला, नीचे पढ़ाई। तो आप लिखते क्या है, पढ़ाई या पढ़ाई, वो आप पर निर्भर करता है दोनों का अंतर क्या होता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। अगली कक्षा में ये इसके बारे में और जानकारी लेंगे। अभी स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान बचा हुआ है, कुछ के बारे में और बात कर लेते हैं। तब तक कक्षा को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।